हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों चलिए हम मैथ के अगले वीडियो पर बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको समाप्त कर दिया है, लेकिन मैं पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको क्वेश्चन करवाने की आवश्यकता, क्योंकि आप इतने अच्छे से पढ़ ही लिए होंगे कि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलिए, लेकिन हम डिविजिबिलिटी बाई 3 और डिविजिबिलिटी बाई 11 से क्या करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर दोस्तों डिविजिबिलिटी बाई 3 और डिविजिबिलिटी बाई 11 यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 3 से विभाजन का नियम और 11 से विभाजन के नियम से ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यह क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए आपको दिया गया है, ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दिया गया दोस्तों, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, स्टार मार्क मार दिया। और पूछा जाए में स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी कौन सी संख्या रखी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण रूप से 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए क्या कहा दोस्तों, यह एक संख्या दी गई है, लेकिन इसमें 2 अंकों के स्थान पर क्या आपको दे दिया गया, स्टार मार्क दे दिया गया है। फिर कह रहा है इस संख्या में स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी कौन सी अंक या कौन सी संख्या रखी जाए, ठीक है, कि प्राप्त संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपको दोस्तों 3 से विभाजन का नियम याद करना पड़ेगा कि 3 से विभाजन का नियम है क्या। तो हमने आपको बताया था कि वह सारी संख्याएं 3 से क्या हो जाएंगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी, जिनके अंकों का योग यदि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या 3 से क्या आ जाए, 3 के पहाड़े में आ जाए, तो वह सारी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम संख्या देखते हैं दोस्तों। देखिए दिया गया 24, 74, फिर यहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया, फिर 23 किया गया, और फिर क्या किया गया है, स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से ऐसी संख्याओं को काट देते हैं। पिछला वीडियो आप जरूर देखकर तभी यह वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम उन संख्याओं को काट देते हैं जो 3 से क्या हो जा रहे हैं, विभाजित हो जा रहे हैं, या उन संख्याओं को काट देते हैं जिनका योग 3 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 3 से कट गया 3, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 से कट जाएगा। 4 को और 2 को जब जोड़ते हैं तो 6 आएगा दोस्तों, और 6 भी 3 के पहाड़े में आ जाता है। अब देखिए 4 और 2 कितना होता है, 6 भी क्या आ जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बचा क्या है, यहाँ पे 7 बचा, क्या है 7, और यहाँ पर क्या बचा है, स्टार मार्क बचा है, और फिर क्या बचा है, स्टार मार्क बचा है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ ये सोचना दोस्तों कि जो यहाँ पर स्टार मार्क दिया गया है वहाँ पर जो भी संख्या आएगी वह सेम होगी। ऐसा नहीं यहाँ पर कोई और संख्या आएगी, यहाँ पर कोई और संख्या आएगी, ऐसा आने पर विकल्प क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दिया, क्या, छोटी से छोटी। ये कैसे किया गया आपको समझ में आया। हमने आपको बताया 3 से वही संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होती है जिनके अंकों का योग यदि 3 से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो देखिए और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उन संख्याओं को काट देते हैं जो 3 से क्या हो रहे हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहे हैं। तो देखिए 3 पूर्ण रूप से 3 से कट जा रहा है, लेकिन 4 और 2 को जब जोड़ रहे हैं दोस्तों तो 6 आ रहा है, और 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 4 और 2 को भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। फिर यहाँ पर 4 और 2 को जब जोड़ रहे हैं दोस्तों तो 6 आ रहा है, और 6 भी 3 के पहाड़े में आ रहा है, यानी 6 को भी क्या करेंगे, काट देंगे। अब बची संख्या क्या है, 7 है, और स्टार मार्क बचा, और यह स्टार मार्क बचा है। यानी अब हमें इसी स्टार मार्क की जगह पर ऐसी संख्या रखनी है जो 3 से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक। तो देखिए संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 9 तक। यही संख्याएं होती हैं दोस्तों, क्योंकि यही हमारे डेसिमल नंबर का क्या होती हैं, आधार होती हैं। यही हमारे डेसिमल नंबर का क्या होती हैं, आधार होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, छोटी से छोटी रखना, ये नहीं कि पीछे से रखना हम प्रारंभ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, शून्य को रखते हैं। तो देखिए दोस्तों 7 में यदि हम यहाँ पर भी शून्य रखेंगे और यहाँ पर भी शून्य रखेंगे
तो क्या आ जाएगा, इसका योगफल कितना आएगा 7। और आप जानते हैं कि 7 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, जबकि हमें ऐसी संख्या रखनी है कि जो योगफल आ जाए, क्योंकि अन्य तो संख्याएं योगफल के रूप में कट गई हैं। अब इन तीनों का जो योगफल होना चाहिए वह 3 से क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 0 तो नहीं कटा दोस्तों, 0 रखने के बाद वह संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब 0 से बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब स्टार की जगह पर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 रखें और यहाँ पर भी 1 रखें, तो 7 और 8, 7 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यानी जो यह संख्या प्राप्त हुई, इन तीनों संख्याओं का जो योग प्राप्त हुआ वह क्या हुआ, 9 प्राप्त हुआ। और यह जानते हैं आप, यदि 9 में 3 से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, तो 9 पूर्ण रूप से 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह जो संख्या दी गई थी 24, 74, और स्टार की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। ठीक है, यानी हम यह कह सकते हैं यदि स्टार की जगह पर हम 1 रख दें तो प्राप्त होने वाली जो पूर्ण संख्या होगी वह पूर्ण रूप से 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से 3 कट गया, 4 और 2 6, फिर देखिए 4 और 2 6, फिर 7 और 1 8, 8 1 9, यानी यह भी 9 के पहाड़, 9 जो प्राप्त हुआ योगफल वह भी किसके पहाड़े में आ गया, 3 के पहाड़े में आ गया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, आपको यह समझ में आ रहा कि नहीं कि मैं काट कैसे रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए यही संख्या दिया गया है और कहा कि चेक करिए कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो दोस्तों आपको 3 से विभाजन का नियम पता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि यदि इनके अंकों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो काफ़ी समय लगेगा दोस्तों। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन अंकों को इसमें से हम काट देते हैं जो 3 से क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित हैं। तो देखिए 3 3 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, फिर 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, वो भी 3 से कट जाएगा। देखिए इसके बाद 7 और 7 14, 14 और 7 कितना होता है, 14 7 21 होता है। 14 7 दोस्तों 21, और 21 में 3 का जब भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 कट गया। ठीक, अब बचा क्या 4, और यहाँ क्या बचा 8, और 8 और 4 कितना होता है दोस्तों 12 होता है, और 12 भी 3 के पहाड़े में आ जा रहा है। यानी यह पूरी संख्या कि एक भी अंक ऐसे नहीं हैं जो 3 से ना कटें, या कोई भी ऐसे 2 अंक नहीं है जिनका योगफल 3 से नहीं कट रहा है। अर्थात इनके सभी अंक 3 से विभाजित हो जा रहे हैं। अर्थात दी गई जो संख्या होगी वह भी 3 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको 3 डिविजिबिलिटी बाई 3 यानी 3 से विभाजन के नियम के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से आप ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए हम डिविजिबिलिटी बाई 11 यानी 11 से विभाजन के नियम के आधार पर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिर्फ आपको हम फॉर्मेट दे रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके पास ढेर सारे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया दोस्तों, और थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ, यहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया, यहाँ पर 2 में स्टार की जगह कौन सी संख्या रखें कि प्राप्त संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब 11 से विभाजन का नियम आपको पता होना चाहिए। 11 से विभाजन का नियम क्या है, मैंने आपको बताया था, कोई भी संख्या दी गई हुई है तो उसके सम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर यदि 0 प्राप्त हो जाए, यदि या कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 के पहाड़े में आ जाए, तो वह सारी संख्या भी 11 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे यही दिया गया है 24 17 9, और यहाँ पर स्टार मार्क दिया है और यहाँ पर 2 लगा दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्टार मार्क की जगह पर हम यक से लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, क्या करेंगे, अब आप सम संख्या के स्थान पर कौन कौन से अंक है, देखिए 2 है, 7 है,
फिर यक्स है और फिर क्या है, बस इतना ही दोस्तों। तो इनको हम जोड़ते हैं, 4 में जब 7 जोड़ेंगे और प्लस क्या जोड़ेंगे, यक्स, यानी 7 और 4 कितना होगा दोस्तों, 11, और 11 में प्लस यक्स। अब देखिए 11 में हम यक्स को नहीं जोड़ सकते क्योंकि यक्स जो है एक चर संख्या है, जबकि 11 क्या है, एक अचर संख्या। इसको गणित में पढ़ाएंगे हम, जब बीज गणित आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए विषम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं, तो 2 है, फिर 1 है, फिर क्या है, देखिए यहाँ पर 9 है, फिर 2 है। ठीक है दोस्तों, ये 2 है। अब देखिए इसको आपस में जोड़ते हैं, तो 2 1 3, 3 और 9 12, और 12 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। ठीक, यानी हमने क्या किया, ऐसे अंक जो सम स्थान पे थे उनके अंकों का योग कर लिया, और ऐसे अंक जो विषम स्थान पे थे उनका भी हमने क्या कर लिया, योग कर लिया। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को घटाने पर यदि शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, या फिर 11 का क्या हो जाए, 11 के पहाड़े में आ जाए, 11 के पहाड़े में आ जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब देखिए दोस्तों, यक्स के स्थान पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इन दोनों को जोड़ने पर उसे 14 से घटा दिया जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो उसका शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर दोस्तों भले ही छोटी से छोटी नहीं कहा गया है, यहाँ पर छोटी से छोटी शब्द नहीं लगाया, लेकिन हम हमेशा जो अंक रखेंगे उसे छोटी से छोटी रखने का ही प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 11 में 0 जोड़ते हैं तो उसका योगफल क्या होगा, 11 ही प्राप्त होगा। और यदि हम 14 में से 11 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। और हमने आपको क्या बताया, क्योंकि जो विषम संख्या, जो विषम स्थान पर स्थित संख्या है उनका योग, और जो सम स्थान पर स्थित संख्या है उनका योग का अंतर का जो शेषफल प्राप्त होना चाहिए वह क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए, या 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जब 0 रखें तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, हमें 3 प्राप्त हुआ। अर्थात हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा। अब 0 से जो बड़ी संख्या होती है और छोटी होती है वह क्या होती है, 1, यानी 0 से बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब 11 में दोस्तों जब हम 1 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 12। फिर अब 14 में से हम जब 12 को घटाएंगे, 14 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अर्थात अब भी यानी हम स्टार के स्थान पर 1 नहीं रख सकते हैं, अब क्या रखते हैं, हम 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, ये हम सिर्फ चेक करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, आप अपने दिमाग से तुरंत सोच कर रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 रखते हैं, देखिए 11 2 कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। अब 14 में से फिर 13 को घटाते हैं तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा, जो कि पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं करेगा। यानी और हम यदि 11 के स्टार के स्थान पर 3 रख देते हैं तो 11 और 3 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। और जब हम 14 में से 14 को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो प्राप्त होने वाला शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी हमें शेषफल क्या प्राप्त हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि हम स्टार की जगह पर क्या रख दें, 3 रख दें, तो प्राप्त होने वाली जो संपूर्ण संख्या होगी वह 11 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब देखिए हम आपको रखकर बता दे रहे हैं, यहाँ पर क्या रखना है, हमें स्टार की जगह पर 3 रखना है। देखिए स्टार की जगह पर हमें क्या रखना है, 3 रखना है। अब देखिए सम संख्या को जोड़े तो 4 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 3 आएगा। ठीक है, 4 + 7 और +3। देखिए 4 और 3, देखिए 4 और 7 कितना होता है, 11, और 11 और 3 कितना होता है दोस्तों, 14। यानी विषम संख्या पर, विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 14 है, जबकि सम स्थान पर स्थित अंकों का योग कितना है, 14 है। और यदि इनका अंतर हम करते हैं, यानी 14 में से 14 को हम घटाते हैं, तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, 0 प्राप्त हो जा रहा है। और हमें शेषफल 0 या 11 के गुणनखंड की आवश्यकता थी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि स्टार की जगह पर हम क्या रख दें, 3 रख दें, तो प्राप्त होने वाली संख्या 11 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 11 से विभाजन का नियम ऐसे पूछ सकता है आपसे प्रश्न, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, और बाकी जो भी विभाजन के नियम है, जैसे 2 से विभाजन के नियम 3, 4, 5, ठीक है,
या फिर क्या हो गया 6, 7, 8, 9 इसी प्रकार, फिर 10। इस सब विभाजन के नियम से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो इतने ईजी होते हैं कि आप उसे आप टेकल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे हम प्रारंभ करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, क्या प्रारंभ करते हैं दोस्तों? इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो हम आज प्रारंभ करते हैं फिर क्या? इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, यानी देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट से मतलब क्या दोस्तों? मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, यह संख्या आपको दे दी गई और पूछ लिया गया कि इसमें से इकाई अंक बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप जनरली जानते हैं कि संख्याओं को लिखा जाता है भले बाएं तरफ से, लेकिन पढ़ा हमेशा जाता है किधर से? दाएं तरफ से। तो देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? आप जानते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है। लेकिन आप देखिए इस तरीके से आप इकाई अंक बता सकते हैं, लेकिन आपके जो पेपर में प्रश्न पूछने का तरीका होगा या इतना सरल नहीं होगा, या इतना मतलब इजी नहीं होगा। ठीक है, तो वहां से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? देखिए सबसे पहले क्या दे देगा आपको? जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ व घटाव पर आधारित प्रश्न। अब जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी। जैसे क्वेश्चन दिया गया पहले प्लस मान लीजिए यही संख्या दे दी गई और पूछ लिया गया कि इनकी संक्रिया करने के बाद अर्थात इनको जोड़ने के पश्चात आपको इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? देखिए ऐसे करेंगे आप, अगर आपको रूल नहीं पता रहेगा, फिर 192 इसमें जोड़ेंगे, फिर 1782 जोड़ेंगे, फिर 102 जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ने के पश्चात ऐसे आप जोड़ेंगे 4 और 2 6, 2 8 और 2 10 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 12 8 20 के शून्य हासिल 2, 7 1 8 8 2, देखिए 7 1 8 8 7 15, 15 1 16 और 2 18, फिर हासिल 1, फिर 4 1 5 और 1 6। इतनी प्रक्रिया करने के बाद दोस्तों प्राप्त योगफल कितना हुआ? 6800 हुआ, यानी 6800। तब जो आप बताएंगे कि प्राप्त होने वाले योगफल का जो इकाई अंक है वह क्या है? 0 है। और इतनी प्रक्रिया आप यदि करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लग जाएगा? काफ़ी समय लग जाएगा। अब इसके पश्चात आप क्या करेंगे? देखिए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए दोस्तों, हम इस लेंदी तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? इकाई अंक। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो भी प्रक्रिया हमें करनी होगी, हम किस पे प्रारंभ करेंगे? उसके इकाई अंक पर ही प्रारंभ करेंगे। यानी कितनी भी संख्याएं दी गई हों उसके इकाई अंक को क्या करते हैं? हम घेरा कर लेते हैं, यानी गोला में कर लेते हैं। और उसके अब देखिए यहाँ पर जोड़ का निशान दिया गया दोस्तों, अर्थात हम यहाँ जोड़ की प्रक्रिया को करेंगे। जैसे 4 में यदि 2 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा? 6, 6 में 2 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा? 8, और 8 में 2 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा? 10। देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, फिर 8 और 2 10। अंत में प्राप्त संख्या क्या है? यदि हम इकाई अंक को आपस में जोड़ते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या है? 10 है। और इस 10 का इकाई अंक क्या दोस्तों? क्या है? 0 है। अर्थात आप इतनी बड़ी प्रक्रिया किए थे तब भी इकाई अंक आपको 0 प्राप्त हुआ था। या आप इसे तुरंत ही अपने मन में ही ये गणनाएं कर सकते हैं और आप तुरंत ही बता सकते हैं कि प्राप्त होने वाला इकाई अंक क्या है? 0। ठीक है दोस्तों, यानी हम यह आपको समझा रहे हैं कि हमेशा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो भी प्रक्रिया करनी होगी, हमें कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, हमें उन संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें मतलब उन संख्याओं के इकाई अंक से और उनके साथ संक्रिया क्या हो रही है इससे मतलब है। देखिए कैसे और पूछा जाता है आपसे प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न हैं। जैसे इस तरीके से दे दिया गया दोस्तों। अब देखिए इसमें जोड़ भी इंक्लूड है और घटाव भी इंक्लूड है, मतलब यहाँ पर जोड़ भी लिया गया और घटाव भी लिया गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? देखिए इसके लिए एक नियम लगता है बोर्ड मास का नियम। क्या लगता है? बोर्ड मास का नियम। अब बोर्ड मास का नियम क्या होता है दोस्तों? देखिए
हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए बोर्ड मास के नियम को हम आपको विस्तृत रूप से सरलीकरण में बताएंगे जब सरलीकरण प्रारंभ होगा, यानी सिंप्लीफिकेशन। देखिए यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट 3-4 प्रकार के दोस्तों। देखिए एक सबसे पहला होता है रेखा ब्रैकेट, इसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट, फिर क्या होता है मझला ब्रैकेट, और फिर क्या होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, कोष्ठक कहते हैं। अब ओ का मतलब होता है का, ओ का मतलब क्या यानी ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ। डी फॉर डिवीजन होता है दोस्तों, डी फॉर क्या होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या होता है भाग। एम फॉर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है दोस्तों गुणा। ठीक। ए का मतलब क्या होता है ऐड, ऐड का मतलब जोड़। ठीक। और यस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों घटाओ। देखिए आपको बड़ी से बड़ी संक्रिया दे दी गई है और उसमें आपको ब्रैकेट भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन दिया गया था तो इसमें सिर्फ जोड़ और घटाव आए हैं। ठीक। लेकिन ऐसी ढेर सारी संक्रियाएं होती हैं जिसमें ब्रैकेट भी आता है। ब्रैकेट के बाद उसमें देखिए छोटा ब्रैकेट भी आ जाता है, मझला ब्रैकेट भी आ जाता है, बड़ा ब्रैकेट भी आ जाता है। उसमें भाग की भी प्रक्रिया करनी होती है, मल्टीप्लाई की भी प्रक्रिया करनी होती है, ऐड की प्रक्रिया और सब्ट्रैक्ट की भी प्रक्रिया करनी होती है। तो उनके करने का जो क्रम है यह इस तरीके से, उनके करने का क्रम कैसे है इस तरीके से। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि संक्रिया में रेखा कोष्ठक है तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक के अंतर्गत जो गणनाएं रहेंगी उनको करेंगे। ठीक। इसके बाद हम क्या खोलेंगे, छोटे ब्रैकेट को ओपन करते हैं और उसमें जो गणनाएं रहेंगी उनको करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट की गणनाओं को करेंगे और फिर बड़े ब्रैकेट की गणनाओं को करेंगे। और यदि ब्रैकेट के बगल में मान लीजिए ऐसे दिया गया है, ऐसे यदि ब्रैकेट के बगल में जो संख्या है उस संख्या से क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ऑफ मतलब ब्रैकेट के बगल वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये उस संक्रिया में डिवीजन का रूप दिया गया यानी भाग की प्रक्रिया की गई है तो भाग की प्रक्रिया को भी हम करेंगे। भाग के बाद हम गुणे की प्रक्रिया को करेंगे और उसके बाद जोड़ करेंगे और सबसे अंत में हम क्या करते हैं घटाव का कार्य करते हैं। तो यह किसी भी क्वेश्चन को करने का क्या है क्रम है कि किस क्रम में हम गणनाओं को अपने सरल रूप में सरल रूप देते हैं यानी सरल रूप प्रदान करते हैं। ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर जोड़ और घटाव आया है, यानी ना तो यहाँ पर ब्रैकेट है, ना तो यहाँ पर डिवीजन है और ना ही यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर दो संख्या ऐसी आई है जिसके अंक क्या है आपस में, जिसके जो चिन्ह हैं आपस में समान है। और आप याद करिएगा जब कोई दो संख्या हो और दोनों ऋणात्मक हो तो वह आपस में क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। जैसे 1921 में क्या जोड़ देंगे -121 जोड़ देंगे तो 1 1 2 2 2 4 9 1 10 हासिल 1 1 1 2। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस नहीं होगा दोस्तों, बल्कि माइनस का अंक और माइनस की जो संख्या है दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या लगता है माइनस का ही लगता है। जबकि यदि कोई संख्या जैसे -4 गुणे -4 हो तो देखिए यहाँ पर दो चिन्हों का, दो समान चिन्हों का गुणा क्या हो जाता है, यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो ऋण आपस में दोनों ऋण आपस में गुणा होकर क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं और आपस में संख्याओं का गुणा कर देते हैं, 4 चौक क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो यानी दोनों संख्याएं जो ऋणात्मक थी उनको जोड़ लिए और हमें प्राप्त हुआ क्या 20 और 20 42। ठीक है। अब देखिए यह संख्या और यह संख्या तीनों संख्याएं आपस में क्या हैं धनात्मक हैं। तो इन संख्याओं को आप जोड़ते हैं 12, देखिए 12 820, 17 97 और 13 0 2। ठीक। अब देखिए क्या करते हैं जोड़ते हैं आपस में 7 और 2 9, 9 और 2 11, 8 7 15, 15 3 18, 18 1 19 हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1 5 1 ऐसे उत्तर आएगा। यानी इन तीनों संख्याओं को जोड़े कितना प्राप्त हुआ और इन दोनों संख्याओं को जोड़े हम कितना प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करते देखिए क्योंकि यह माइनस में है और यह प्लस में है तो प्लस में से हम माइनस को क्या करते हैं घटा देते हैं। इसका मान क्या है 20 42 दोस्तों। अब देखिए जब इसको हम क्या करते हैं घटाते हैं तो 9 में से जब 2 जाएगा दोस्तों कितना आएगा 7,
1 में से 4 जाएगा नहीं दोस्तों, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा फिर कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना बचा 8, 5 में से 2 गया 3, 1। ठीक, यानी इतनी संक्रिया करने के पश्चात जो हमें संख्या प्राप्त हुई वह क्या प्राप्त हुई 13,877। और हम यह देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक कितना दोस्तों 7 है, इसका इकाई अंक कितना है 7 है, अर्थात हम कह सकते हैं इन संक्रिया का इकाई अंक कितना है 7। अब देखिए दोस्तों, यदि आप इतनी प्रक्रिया करेंगे तो इन प्रक्रियाओं को करने में आपको क्या लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं से हम कैसे निपटते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमें जो भी क्रिया करनी है वह किस पे करनी है, उसके इकाई अंक पर करनी है। अब देखिए जो जो संख्या समान चिन्ह में है उनको आपस में जोड़ते हैं, तो देखिए 0 और 7 कितना होता है 7 ही होता है, और 7 में फिर ये 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह भी संख्या ऋणात्मक है, यह भी संख्या ऋणात्मक है, इसके अंत के दोनों इकाई अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं जैसे वहाँ पर जोड़े थे। और 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, लेकिन किसमें दोस्तों माइनस में। अब देखिए 9 में से जब हम 2 को क्या करते हैं घटाते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या क्या है 7 है, अर्थात हम यहाँ तुरंत ही कह सकते हैं कि इन गणनाओं को करने के पश्चात जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी उसका इकाई अंक क्या आएगा 7 ही प्राप्त होता है। ऐसे ढेर सारे सवाल आप करेंगे दोस्तों, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो भी इकाई अंक ज्ञात करना दोस्तों, देखिए ऐसे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उसका इकाई अंक ज्ञात करना बहुत ही सरल होता है। अब देखिए हम गुणा पर आधारित जो है इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए गुणा पर आधारित प्रश्न, जैसे क्वेश्चन दोस्तों दे दिया गया, देखिए ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिए और पूछ लिया जाएगा इस प्राप्त गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ऐसे दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राप्त गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तब आप क्या बताएंगे। देखिए दोस्तों अगर इसका गुणा आप इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा। फिर वही प्रक्रिया करते हैं दोस्तों, हमें सारी प्रक्रियाएं किससे करनी है इकाई अंक पे। अब देखिए क्योंकि इन सभी के बीच में किसका निशान है गुणे का निशान है, तो आप क्या करेंगे इसके इकाई अंकों को आपस में गुणा करेंगे। देखिए 4 छक 24, 5 दूनी सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसका इकाई अंक 1 है। अब देखिए 4 1 4 और 6 दूनी 12, यानी हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ, और कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त। अब 12 और 4 का गुणा करते हैं तो फिर दोस्तों हम 12 का 4 से गुणा नहीं करेंगे बल्कि इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे। देखिए 2 4 8, अंत में प्राप्त संख्या क्या है 8 है, यानी कह सकते हैं इनका गुणा करने के पश्चात जो भी गुणनखंड हमें प्राप्त होता है उसकी इकाई अंक कितनी होती है 8 होती है। देखिए इसको और कैसे हम अपने मन में ही कर सकते हैं, देखिए कैसे। अब देखिए ऐसे करेंगे 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 छक 48। देखिए 4 1 4, 4 दूनी 8, 8 छक 48, संख्या क्या प्राप्त हुई 48, और 48 में इकाई अंक क्या है 8 है। इस तरीके से अपने मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या दे दी जाएगी, ऐसे दे दी जाएगी और पूछेगा इन संक्रियाओं को करिए और बताइए कि इकाई अंक क्या आता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि हमारा जो क्वेश्चन है वह गुणे के रूप में, यानी सबका आपस में क्या करना है गुणा करना है, तो यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाए 0 प्राप्त हो जाए। देखिए यदि सारा क्वेश्चन गुणे के रूप में हो और किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि हमें 0 मिल जाए तो हम बिना सोचे समझे क्या कह देंगे कि प्राप्त गुणनफल क्या होगा, जो प्राप्त हमारा गुणनफल होगा उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, यदि संख्या हमें दे दी गई है और उन संख्याओं को गुणे के रूप में दिया गया है और यदि किसी संख्या के इकाई का अंक उन संख्याओं में से किसी एक भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 है तो हम यह कहेंगे कि जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। कैसे देखिए करते हैं, 9 1 9 और 9 0 0, क्योंकि किसी भी अंक में यदि 0 का गुणा हो जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है।
अब शून्य का 6 में गुणा करेंगे तब भी क्या प्राप्त होगा हमें, शून्य प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कहीं पर भी किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक शून्य मिल जाए और वह गुणे के फॉर्मेट में हो तो प्राप्त जो गुणनफल होगा उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, शून्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कैसे, जैसे ऐसे दे दिया गया दोस्तों, या और बड़ा क्वेश्चन कर दिया गया, पूरा बोर्ड भर दिया गया, तो आप क्या करेंगे देखिए, और मैं गुणा कर देता हूँ। देखिए इतना बड़ा संख्या दे दिया गया, और यदि कहा गया कि इनका गुणनफल ज्ञात करिए तथा यह बताइए कि इनका इकाई अंक कौन है, तो आप क्या करेंगे, इकाई अंक गुणा करेंगे 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अर्थात संख्या क्या प्राप्त हुई हमें 10। ठीक, यानी इसका इकाई अंक क्या हुआ, शून्य हुआ। लेकिन दोस्तों देखिए अगर यही 2 यहाँ ना रहता तो यहाँ 1 आ जाता और यहाँ 1 के स्थान पर क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो आप क्या करते, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, देखिए यहाँ पर जब हम गुणा किए तो प्राप्त जो गुणनफल हुआ 10 प्राप्त हुआ, अर्थात एक संख्या ऐसी प्राप्त हुई जिसका इकाई अंक क्या आ गया, शून्य आ गया। यदि जितनी संख्याएं दी गई हैं, यदि किन्हीं 2 संख्याओं के इकाई अंक को गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल प्राप्त हो यदि उसका इकाई अंक शून्य हो तो हमें आगे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ही हम यह बता देंगे कि उस संपूर्ण गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 और 2 का गुणा किए थे, हम कितना प्राप्त हुआ था दोस्तों, 10। अब इस 10 का देखिए इकाई अंक क्या है, शून्य है। यह शून्य सारी गुणन प्रक्रिया को क्या बना देगा, शून्य बना देगा। इसलिए हमें आगे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत ही यहाँ पर बता देंगे कि जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। तो 5 और 2 का गुणा कहीं भी आ जाए या 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से, देखिए यहाँ पर 2 ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक सम संख्या ले लीजिए 6, तो 5 6 30, यानी यदि कितना वही गुणनखंड आपको दिया गया हो, यदि किन्हीं 2 संख्याओं में एक संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो और दूसरे संख्या का इकाई अंक यदि कोई सम संख्या हो तो बिना सोचे समझे हम 0 पर टिक मार सकते हैं और कह सकते हैं कि प्राप्त गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने गुणा पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न देखे हैं। बाकी इकाई अंक ज्ञात करने की घात पर और आधार पर आधारित प्रश्न हम कल देखेंगे दोस्तों।